हेलो एवरीवन, मेरा नाम वरिंदर है एंड वेलकम टू एवरीवन कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ पर। यहाँ पर मैं आज आप सभी को पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ाऊँगा और मैं कुछ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के थिंकर्स के बारे में पढ़ाऊँगा। अगर आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट हो तो भी ये थिंकर्स के बारे में नॉलेज आपके काम आएगी, और अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो भी ये जो थिंकर्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आप सभी के काम आएगा। तो मेनली हम फोकस करेंगे आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसके कुछ थिंकर्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे और फ्यूचर में बाद में मेरे पर्टिकुलर थिंकर्स के ऊपर डिटेल लेक्चर आया करेगा, जिसके ऊपर हम एक थिंकर के बारे में डिटेल में सारी बातें समझेंगे। तो आज हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो हम पहले थिंकर के बारे में आज समझने जा रहे हैं उनका नाम है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस का जन्म 551 बीसी में हुआ था और उनकी डेथ 479 बीसी में हुई थी। कन्फ्यूशियस वॉज अ चाइनीज फिलोसफर। ये मेनली चीन के निवासी थे, मतलब चाइना के फिलोसफर थे, और हिज फिलोसफिकल टीचिंग कॉल्ड कन्फ्यूशियनिज्म। मतलब जो इनके टीचिंग्स थी, जो इनके विचार थे, उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, वो है कन्फ्यूशियनिज्म। आपको बच्चों सभी के सभी कंटेंट दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ हिंदी में बता रखा था कि इनका जन्म 551 में हुआ था और डेथ 479 में हुई थी। ये चीन के रहने वाले थे, चीनी दार्शनिक थे, और इनके दार्शनिक शिक्षा को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था जिसको कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। इसके बाद हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 6 टाइप ऑफ आर्ट्स। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि इन्होंने छह तरह के सब्जेक्ट्स की बात की थी, जिसकी नॉलेज पर्टिकुलर हर स्टूडेंट को वहाँ होनी चाहिए थी। जिनमें इन्होंने कुछ सब्जेक्ट रखे थे जैसे कि मैथ, आर्चरी, इस तरह के कुछ 6 सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में इन्होंने मेनली फोकस किया था। और उसके बाद इन्होंने 4 टाइप ऑफ सोसाइटी ऑक्यूपेशन की बात की थी। मतलब इन्होंने सोसाइटी के लोगों के पास कौन कौन से ऑक्यूपेशन हुए थे उनके ऊपर फोकस किया था। और यहाँ भी इन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी जो दिया था वो एग्री सबसे पहली प्रायोरिटी इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर रखी थी, और उसके बाद इन्होंने कुछ ऑक्यूपेशन को डिस्क्राइब किया था जिनमें इन्होंने स्कॉलर की बात की भी करी थी। इसके बाद हम इनके 4 टाइप ऑफ सिविल रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे ये 4 तरह के सिविल रिलीजन के बारे में बात करते हैं। जहाँ इन्होंने सबसे पहले बात किया हुआ है कि हेवन और अर्थ का रिलीजन होना चाहिए, एक मतलब रिलेशन बताया हुआ है हेवन और अर्थ का। सेकेंडली इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस किया हुआ रूलर के ऊपर। इस तरह से इन्होंने चार्ज के ऊपर फोकस किया। इन चारों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद इन्होंने जो बात की है वर्च्यू ऑफ आइडल मैन की, मतलब हर एक व्यक्ति के कुछ आदर्श गुण होने चाहिए, आदर्श वर्च्यू होने चाहिए। उसमें इन्होंने 4 तरह की वर्च्यू की बात की है, और फर्स्ट वन प्रायोरिटी इन्होंने रखा है लॉयलिटी को। मतलब हर व्यक्ति के अंदर लॉयलिटी वाला वर्च्यू होना ही चाहिए। इस तरह से 3 और वर्च्यू की बात करी है। और यहाँ पे इन्होंने 5 टाइप ऑफ कांस्टेंट वर्च्यू, अगेन 5 टाइप ऑफ निरंतर गुणों की बात करी है जो होनी चाहिए। उनमें इन्होंने सबसे पहले फोकस रखा है बेनेवलेंस पे, जस्टिस पे, नॉलेज पे। इस तरह से 5 है टोटल, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो कन्फ्यूशस थे इन्होंने किस तरह से अपने विचारों को चाइना के अंदर अपने विचारों को फैलाने का काम किया था। इसके बाद हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर फोकस कर लेंगे। तो पहले हम ये जो ही कंटेंट जो हिंदी में लिखा है उसको देख लेते हैं कि इन्होंने 6 प्रकार के कलाओं के बारे में बात किया है, समाज के 4 तरह के व्यवसाय के बारे में बात किया है, नागरिक धर्म के 4 प्रकार बताए हैं, आदर्श मनुष्य के 4 गुणों के बारे में बात की है इन्होंने, और 5 प्रकार के नित्य गुणों की बात करी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद जो मैंने कहा कि इनके इंपॉर्टेंट बुक्स पे फोकस कर लेते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि कन्फ्यूशियस ने खुद कोई किताब नहीं लिखी हुई है, मतलब इनके स्टूडेंट्स ने इनके राइटिंग्स को कलेक्ट करके इस तरह से कन्वर्ट किया हुआ है। तो जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, द बुक ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम। ये नॉर्मली पूछ ही लिया जाता है कि ये बुक किसकी है। सेकेंड वन बुक ऑफ हिस्ट्री, थर्ड वन बुक ऑफ राइट्स, फोर्थ वन इज बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कन्फ्यूशियस सेज एंड क्लासिक ऑफ पोएट्री।
ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुकें हैं। इनके अलावा भी इनकी और बुकें हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे, अभी इतना जान लेना बहुत है। ये इस तरह के बुकें हैं जिनके ऊपर पेपर में सवाल आ जाते हैं। मेनली सवाल इस तरह का आता है कि आपको कोई 4 बुकें दे दी जाएंगी और उनमें से बोला जाएगा कि कौन सी कन्फ्यूजियस की बुक है उसको सिलेक्ट करो, या फिर 4 बुकें दी जाएंगी जिनमें से कौन सी कन्फ्यूजियस की बुक नहीं है वो सिलेक्ट करो, या मैच द कॉलम्स में आ जाएगा क्वेश्चन जहाँ पे एक बुक का नाम दिया होगा और सामने थिंकर का नाम दिया होगा जहाँ आपको इसको मैच करना होगा। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो के बारे में। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट प्लेटो के बारे में जरूर जानते हैं। प्लेटो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स में से एक है और इनका बर्थ हुआ था 428 में और डेथ हुई थी 348 में। प्लेटो वॉज अ ग्रीक फिलोसफर। ये बात आप सभी समझ लीजिए कि प्लेटो ग्रीक फिलोसफर थे एंड he was called as a father of idealism। इनको आदर्शवाद का पिता कहा जाता है। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है कि इनकी समय रेखा ये थी, इनको यूनानी दार्शनिक कहा जाता था और ये आदर्शवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। आपको मैं अभी बता दूं कि कुछ ऐसे थिंकर हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस में जिन्होंने स्टेट के ओरिजिन के बारे में मैकेनिस्टिक थ्योरी दी है कि उनका मानना है कि स्टेट का निर्माण मनुष्य ने खुद किया हुआ है, समझौते के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया। पर कुछ थिंकर ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी दी है जिनका मानना है कि स्टेट का निरंतर विकास हुआ है और धीरे धीरे वो स्टेट में कन्वर्ट हुआ है। जैसे कि प्लेटो जी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, मतलब राज्य व्यक्ति का ही विस्तृत रूप है, जहां पे इन्होंने राज्य के बारे में इस तरह से कोटेशन दी है। उसके बाद हम प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और आपको मैं बता दूं कि जो इनका एजुकेशन सिस्टम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हर एक आगे जो कंसेप्ट है उनका बेस है। इनका मानना था कि एजुकेशन सिस्टम 2 टाइप की होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज प्राइमरी और सेकंड वन इज सेकेंडरी। इन्होंने इन एजुकेशन सिस्टम को आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ था, जहां 0 से 6, 6 to 18 एंड 18 to 20 की एज की बात की थी और इसको आगे बांटा था 20 to 35 एंड 35 to 50। ये एज है कि इस एज के अकॉर्डिंग एजुकेशन को बांटा जाएगा। इन्होंने बात की कि प्राइमरी एजुकेशन 0 से 6 में जन्म से ही शुरू हो जाएगा और उसके बाद इन्होंने एक जहाँ पे ये सेकंड वन पॉइंट है, ये दूसरा चरण है जहाँ 18 की एज में ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और जो एग्ज़ाम पास करते हैं वो फर्दर स्टडी के लिए चले जाते हैं और जो बच जाते हैं, जो पास नहीं कर पाते, उनको मेनली प्रोड्यूसर क्लास में रख दिया जाता है। इन्होंने 3 तरह की क्लास की बात की थी, प्रोड्यूसर, सोल्जर एंड लास्ट वन इज फिलोसफर किंग। इन्होंने 3 तरह की क्लास की बात की थी। तो जो 18 साल की एज में एग्जाम पास करके आगे चले जाते हैं उनको फर्दर स्टडी के लिए रखा जाता है और जो बाकी रह जाते हैं उनको प्रोड्यूसर क्लास के रूप में रख दिया जाता है। फिर 18 से 20 के एज के टाइम पीरियड में वो कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन देते हैं और जो बच्चे 20 की एज में एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, दूसरा चरण होता है, जो इसे पास करते हैं वो फर्दर स्टडी के लिए चले जाते हैं और जो नहीं कर पाते उनको सोल्जर क्लास में रख दिया जाता है। और जो आगे पढ़ाई करते 20 से 35, 20 के 35 की एज में तर्कशास्त्र और गणित का ज्ञान दिया जाता है और 35 से 50 की एज में प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब डायलेक्टिज्म, द्वंद्ववाद के बारे में पढ़ाया जाता है और इस एज में जाकर जो पर्सन पहुंच पाता है वो फिलोसफर किंग का काम करता है, मतलब 50 साल की एज में फिलोसफर किंग तैयार होता है। तो यहाँ थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करें इनकी, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने मेनली 2 तरह की जस्टिस की बात की, एक इंडिविजुअल और दूसरा सोसाइटियल, और दोनों के दोनों व्यक्ति के आत्मा के गुणों पर आधारित हैं। जहाँ पे इन्होंने बताया है कि व्यक्ति में जो गुण है उनके ऊपर ही फोकस किया जाएगा और इन्होंने जस्टिस को एक्सप्लेन करते हुए 3 मोस्ट स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बात की है। फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ लेबर, सेकंड वर्क स्पेशलाइजेशन एंड थर्ड वन इज नॉन इंटरफेरेंस। मतलब कहने का इनका है कि अगर आप जस्टिस चाहते हो तो जो 3 क्लासें हैं वो सबसे पहले अपने कार्य में सक्षम होंगे, निपुण होंगे,
दूसरा, वो दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और तीसरा, वर्क स्पेशलाइजेशन, जो मैंने कहा, अपने काम को एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे। इसके बाद हम इनके कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी की बात की है, और ये जो बात की है ये मेनली 2 क्लास के लिए इन्होंने किया है। ये फोकस करते हैं गार्डियन क्लास के ऊपर। और गार्डियन क्लास में ये मेनली 2 क्लास को रखते हैं। अगर हम यहाँ नंबर करें 1, 2 एंड 3, तो ये गार्डियन क्लास में 2 और 3 के ऊपर फोकस रखते हैं। मतलब कि जो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी है वो गार्डियन क्लास के लिए है, मतलब सोल्जर और फिलोसफिकल किंग, मतलब फिलोसफी किंग वाली जो क्लास है उसके लिए है। ठीक है जी। इसके बाद हम लास्ट में जो ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, फिलोसफर किंग, मतलब फिलोसफर किंग के बारे में जब ये बात करते हैं तो इनका मानना था कि जो इस तरह के एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आएगा टॉप लेवल पे, वो बहुत ही ज़्यादा निपुण होगा, और इसके द्वारा बनाए गए जो नियम होंगे, जो मौखिक नियम होंगे, ओरल नियम होंगे, वो सबके लिए सर्वमान्य होंगे और बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। इसके बाद हम इनके कुछ बुक्स के बारे में पढ़ लेंगे। पहले हम ये हिंदी में देख लेते हैं कि इन्होंने राज्य का जैविक सिद्धांत दिया है, जो हमने एक्सप्लेन कर लिया है। इनकी शिक्षा प्रणाली है के बारे में इन्होंने बात की है। इन्होंने न्याय के सिद्धांत की बात की है। इन्होंने पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद की बात की है, एवं दार्शनिक राजा का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है। और इनकी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसके बारे में हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ये किताबें कहीं ना कहीं पूछी ली जाती हैं। इनकी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द रिपब्लिक, सेकेंड वन द स्टेट्समैन, एंड थर्ड द लॉज। के बारे में हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इसके बाद हम अगले थिंकर के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के लिए सबसे पहली लाइन, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर उसका किसी को जनक माना जाता है तो वो है अरस्तु। हिंदी में इन्हें अरस्तु कहा जाता है, इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। इनका जन्म 384 बीसी में हुआ था और डेथ 322 बीसी में हुआ था। और इनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज नॉट एन एथेनियन बाय बर्थ, बट ही वॉज बोर्न इन स्टैगिरा। मतलब कहा जाता है कि वैसे तो ये एथेंस के रहने वाले थे, पर इनका जन्म वहाँ नहीं हुआ था। इनका जन्म हुआ था स्टैगिरा में। स्टैगिरा जो कि स्मॉल ग्रीक कॉलोनी क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ अ मैसेडोनियन किंगडम के पास एक कॉलोनी थी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। यही हिंदी में आगे लिखा हुआ है कि इन्हें राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था वो बताया गया है। इसके बाद हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको एक बात और बता दूं, एरिस्टोटल प्लेटो जी के स्टूडेंट थे, मतलब प्लेटो इनके गुरु थे। तो इनके ऊपर उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर था, और इन्होंने उनको क्रिटिक भी किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इम्पैक्ट ही था, बल्कि इन्होंने उनके कुछ कंसेप्ट को, कुछ विचारों को आगे क्रिटिक भी किया है। तो यहाँ पे इन्होंने भी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दिया है, और इन्होंने भी माना है कि स्टेट का निरंतर विकास हुआ है। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले इंडिविजुअल आता है, फिर वो मैरिज करता है, फिर फैमिली बनती है, फैमिली से किनशिप की तैयारी होती है, रिलेशनशिप तैयार होते हैं लोगों के, उसके बाद सोसाइटी बनती है, और फिर स्टेट बनता है। इस तरह से ऑर्डर में इन्होंने सोसाइटी स्टेट के बर्थ के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। इनके थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करें, एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करें, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने जस्टिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज जनरल एंड दूसरा इज पर्टिकुलर। और पर्टिकुलर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक प्रोसीजरल है और दूसरा करेक्टिवनेस है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। जब हम एरिस्टोटल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ हम पढ़ लेंगे इसके बारे में। फिर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो हम एक शॉर्ट की याद कर लेते हैं, इनके लिए बड़ा ही आसान है। कुछ 6 अक्षर है, MCAOP। इसको याद कर लीजिए, आपको फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट समझ में आ जाएगा। इन्होंने 6 तरह के सरकार की, मेनली 6 तरह के सरकार की बात की है, जिनमें 3 शुद्ध रूप है और 3 विशुद्ध रूप है, जिनके बारे में बात की है। तो M से है मोनार्की, T से टेरेनी, A से एरिस्टोक्रेसी, O से ओलिगार्की, P से पॉलिटी एंड D से डेमोक्रेसी। इसके बारे में आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो इन्होंने जिस तरह के प्रॉपर्टी की बात की है, उससे ही इनका अगला कंसेप्ट स्लेवरी सिस्टम भी तैयार होता है। तो जब ये प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो
तो जब ये प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइवेट तो होनी चाहिए पर यूज होनी चाहिए वो पब्लिक गुड के लिए। इनके हिसाब से प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक सजीव प्रॉपर्टी और एक निर्जीव प्रॉपर्टी। तो जब ये निर्जीव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें धन दौलत जमीन जायदाद सारी चीजें आ जाती है, लेकिन जब ये सजीव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उनमें एनिमल्स एंड स्लेव्स दास की बात की जाती है, मतलब कि दास भी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा होता है। तो इसके बारे में हम आगे समझ लेंगे। लेकिन जब हम स्लेवरी की बात करें तो जैसा कि इन्होंने प्रॉपर्टी माना है स्लेव को, इनका मानना था कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर वो स्लेव ना बनाया जाए तो उनका खुद का विकास भी नहीं होगा और वो किसी कारगर नहीं रहेंगे, तो उनको स्लेव बनाना प्राकृतिक है, उचित है, जिसके बारे में हम आगे फर्दर पढ़ लेंगे। और थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें तो ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरेटिव स्टडी किया था, मतलब 158 देशों के संविधानों का स्टडी करके इन्होंने रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। और इन्होंने माना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्लाइड मतलब छोटे से छोटा चेंज भी रेवोल्यूशन का कारण बनता है, जिसको हम आगे डिटेल में समझ लेंगे। तो ये मेनली इनके 6 कंसेप्ट हैं, जैसे जो कि हिंदी में दिया हुआ है, जैसे राज्य का जैविक सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, सरकार के स्वरूप बताए हैं इन्होंने, संपत्ति के 2 प्रकार बताए हैं, दासता प्रथा बताया है, एवं क्रांति के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है। जिस तरह से हमने प्लेटो के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर फोकस किया था, वैसे ही हम इनके मेजर बुक्स के ऊपर फोकस कर लेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि 4 बुक्स का नाम दिया जाएगा और बोलेंगे कि बताइए इनमें से कौन सी एरिस्टोटल की बुक है, या फिर 4 बुकों का नाम आएगा और बोलेंगे कि कौन सी बुक एरिस्टोटल की नहीं है, अलग कर दीजिए, या मैच दी कॉलम्स में बुक का नेम होगा और सामने थिंकर्स का नाम होगा और आपको मिलाना है। तो इनकी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन इज द पॉलिटिक्स, थर्ड वन इज इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, एंड फोर्थ है निकोमेनियन एथिक्स। ये 4 बुकें हैं जो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा भी इनकी किताबें हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे जब हम पर्टिकुलर थिंकर के ऊपर लेक्चर बनाएंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैकियावेली। अब तक हमने 3 थिंकर पढ़ लिए, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल। अब हम मैकियावेली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैकियावेली के बारे में भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन समझ लीजिए, बात जान लीजिए। ही वॉज नोन एज अ फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ से मॉडर्निटी की शुरुआत मानी जाती है और इनको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है। इनका जन्म 1469 में हुआ था और इनकी डेथ 1527 में हुआ था, मतलब ये एडी वाला टाइम पीरियड आ गया है। इनका जन्म फ्लोरेंस इटली में हुआ था। यही हिंदी में आगे दिया हुआ है कि इनकी समय रेखा 1469 से लेकर 1527 तक है। इनका जन्म इटली में हुआ था, फ्लोरेंस नामक जगह पर, और इन्हें प्रथम आधुनिक विचारक के रूप में जाना जाता है। अब इनके कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि तो इनके जो कंसेप्ट है उसके ऊपर फोकस करते हैं हम। आप तो इनका जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ईगोइज्म है। इनका मानना था, इनकी एक फेमस लाइन भी है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन उनकी संपत्ति को नहीं भूल। ये मेनली फोकस करते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर कि प्रॉपर्टी कमाना ही मनुष्य का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, प्रॉपर्टी ही सर्वमान्य और सर्व से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की, मेनली तो 2 ही की बात की है पर तीसरे की बात आ जाती है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो इन्होंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब बात करें तो इन्होंने मोनार्की की बात करी है, दूसरा रिपब्लिक की बात करी है और थर्ड ओलिगार्की की बात की है। तो जो इनकी बुक है द प्रिंस, जो आगे हम समझेंगे, उसमें इन्होंने मोनार्की की बात करी है, और इनकी जो दूसरी बुक है द डिस्कोर्स ऑफ लाइफ, उसमें इन्होंने रिपब्लिक की बात की है और ओलिगार्की की बात करी है और उसको वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, मतलब सबसे बेकार गवर्नमेंट मानते हैं। इनका थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करें तो ये 2 तरह के जस्टिस की बात करते हैं मेनली, और इनका फोकस होता है कि ये 2 तरह के जस्टिस की बात करते हैं। फर्स्ट है मटेरियल जस्टिस और सेकंड वन इज सोशल जस्टिस। इनका ये जब स्टेट क्राफ्ट की हम बात करेंगे तो ये राजा के शासन की बात करते हैं, इनका मेन फोकस मोनार्की के ऊपर ही होता है। तो ये जब राजतंत्र की बात करते हैं, राजा की बात करते हैं, तो इन्होंने कह रखा है कि राजा के पास 2 तरह की काबिलियत होनी चाहिए, एक लायन की एंड दोनों की। इस समय आने पर वो लोमड़ी की तरह चालाक भी बने और समय आने पर वो
लायन की तरह, शेर की तरह ताकतवर बन के अपने पावर का यूज़ भी करे। तो उसी तरीके पे इन्होंने दो तरह की जस्टिस की बात की है, एक मटेरियल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, जहाँ इन्होंने कहा है कि राजा को व्यक्ति के संपत्ति का हरण नहीं करना चाहिए, मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन के पास प्रॉपर्टी है उसको नहीं छीनना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति के परिवार का अनादर नहीं करना चाहिए। इस तरह की जस्टिस की बात करिए इन्होंने। अगर मोरालिटी की बात करें तो इन्होंने जो राजा को है मोरालिटी के दायरे से बाहर रखा है। टू टाइप ऑफ मोरालिटी की बात की है कि मोरालिटी के दायरे में सिर्फ स्टेट के लोग आएंगे, लेकिन राजा उसके पार है। समय पड़ने पर वो जो गलत होता है, इमोरल होता है, वो भी कर सकता है। तो ये कुछ कंसेप्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट है जो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये मेनली 4 कंसेप्ट के बारे में मैंने थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दी है, और यही आगे हिंदी में लिखा हुआ है कि सार्वभौमिक अहमवाद की अवधारणा, सरकार के स्वरूप, न्याय का सिद्धांत एंड स्टेट क्राफ्ट का दर्शन आदि इन्होंने जो प्रस्तुत किया है। इनकी भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर हम फोकस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, जिसके बारे में क्वेश्चन 99% आ ही जाता है, वो बुक है द प्रिंस। सेकेंड वन इज डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ, थर्ड वन हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, फोर्थ है आर्ट ऑफ वॉर, एंड लास्ट जो यहाँ पे लिखी है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट मोरालिटी। इसके अलावा भी इनकी कुछ किताबें हैं जिनके बारे में आपको समझना चाहिए, पर ये 5 किताबें तो आप याद कर ही लीजिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट थिंकर के ऊपर फोकस करेंगे वो है थॉमस हॉब्स। मॉडर्न टाइम आ चुका है, मॉडर्निटी, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर हमने मैकियावेली जी को बता दिया, उसके बाद थॉमस हॉब्स की बारी आती है, और इनको फर्स्ट मॉडर्न साइंटिफिक थिंकर कहा जाता है। फर्स्ट मॉडर्न साइंटिफिक थिंकर। इनका जन्म 1588 में हुआ था और डेथ 1679 में हुआ था। ही वॉज अ प्रीमेच्योरली बॉर्न इन इंग्लैंड। इनका जन्म समय से पहले हो गया था। At the time when the country was threatened by the impending attack of the Spanish Armada। मतलब इनके बारे में एक हिंदी में कोटेशन भी आती है कि इनको है और इन्हें जुड़वा संतान कहा जाता है, कि जब इनका जन्म हुआ था तो ये डर और इनका जन्म दोनों का एक साथ ही हुआ था, क्योंकि इस समय युद्ध का समय माना जा रहा था यहाँ पे इंग्लैंड के लिए। तो यही आगे भी लिखा हुआ है, देखिए हिंदी में, कि उनका जन्म समय से पहले इंग्लैंड में उस समय हुआ था जब देश में स्पेनिश आर्मांडा के आसन हमले का खतरा मंडरा रहा था। उन्हें प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक विचारक के रूप में जाना जाता है। थॉमस हॉब्स के बारे में अगर हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात करें तो इनका फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी देखें तो इनकी ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट की बात की है, राज्य का निरंतर धीरे धीरे विकास बताया, पर इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। ये फर्स्ट थिंकर है जिन्होंने राज्य के विकास का मैकेनिस्टिक थ्योरी दिया है। मतलब इनका मानना था कि राज्य का जो निर्माण है वो लोगों ने स्वयं किया है, जनता ने किया है। तो इन्होंने ह्यूमन नेचर की जब बात की है तो इन्होंने ह्यूमन नेचर को, मतलब ह्यूमन को बहुत ही गलत तरीके से बताया है कि ह्यूमन का नेचर स्वार्थी है, निर्दयी है, वो अपने फायदे के बारे में ही सोचता है। ठीक है जी। उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर, मतलब प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, तो वहाँ इन्होंने बताया कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वो प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल थी। मतलब इनके कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय काल के दौरान ना ही कोई समाज था और ना ही कोई राजनीतिक व्यवस्था थी। मतलब ये वो दौर था जहां आप आम भाषा में कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति थी। मतलब जो पावरफुल था वो अपना रूल कर रहा था। तो इन दो सिचुएशनों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की है कि ऐसी सिचुएशन थी जहां मनुष्य के सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब आत्मरक्षण का भी कोई वो नहीं था, मतलब सही उपकरण नहीं था। तो लोगों ने इकट्ठे होके समझौता किया और एक पर्टिकुलर को चुन के अपना राजा चुन लिया। ठीक है। और वो जो था पर्टिकुलर वो समझौते से बाहर था, उसका समझौते से कोई लेना देना नहीं था, और जो समझौता हुआ था वो परमानेंट था, उसे चेंज नहीं किया जा सकता था, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता था। और इस तरह से इन्होंने स्टेट का निर्माण किया। इस तरह से स्टेट जो अस्तित्व में आया था।
अब इन्होंने एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात की, जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी उसके हिसाब से जो किंग बना था, जो राजा बना था, वो समझौते के अंदर नहीं आता था, मतलब वो बाहर था समझौते से, वो सर्वोपरि था, सबसे ऊपर था, सुप्रीम था। तो वो एब्सोल्यूट सोवरन था, उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था, वो जो चाहे वो कर सकता था, जैसे चाहे वैसे नियम बना सकता था। के बारे में आगे हम और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, जब पर्टिकुलर थॉमस हॉब्स के ऊपर मैं एक लेक्चर बना के लाऊंगा तो डिटेल में समझेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं हिंदी में जो लिखा हुआ है कि इन्होंने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा, प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या कहा, सामाजिक समझौता इनका मैंने आपको समझा ही दिया, और पूर्ण संप्रभुता जो इन्होंने राजा को दी थी, किंग को दी थी, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता ही दिया है। तो आगे देखते हैं इनकी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जिनके ऊपर फोकस किया जाता है, ये बुक लेवियोथन। इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिया जाता है कि लेवियोथन किसकी बुक है। दूसरी बुक है एलिमेंट्स ऑफ लॉज, थर्ड वन इज द साइव, फोर्थ इज द कॉर्पोर एंड लास्ट बेहेमोथ। ये 5 बुकें हैं, इनके अलावा भी और बुकें हैं जो पेपर में आती हैं, पर ये 5 बुकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चाहे आप पीजीटी के स्टूडेंट है या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको इनके बारे में पता होना ही चाहिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अगर यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से देखें तो 16 थिंकर आते हैं, और ऐसे देखें तो बहुत सारे थिंकर हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से ही कुछ और थिंकर है जिनके बारे में हम आगे भविष्य में पढ़ेंगे। अभी जैसे कि मैं आपको थिंकर्स का नाम बता दे रहा हूँ, जॉन लॉक एंड रूसो, ये 3 थिंकर। फर्स्ट वन जो हॉब्स अभी हमने पढ़ा वो, जॉन लॉक एंड रूसो, ये तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले थिंकर हैं। इन तीनों का मानना है कि राज्य का निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है। उसके बाद हम हेगल के बारे में पढ़ेंगे, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट फेमिनिस्ट कह सकते हैं इनको, नारीवादी फर्स्ट थी, इन्होंने औरतों के बारे में बात की है सबसे पहले। उसके बाद हम जेएस मिल या जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में भी पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट में। उसके बाद हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स फादर ऑफ मार्क्सिज्म कहते हैं। और पॉलिटिकल साइंस में जब हम थ्योरी वाला सेक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ हम कुछ विचारों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, आइडियलिज्म, बहुत सारे विचार हैं। तो ये मार्क्सिज्म के जन्म देने वाले हैं, फादर ऑफ मार्क्सिज्म कहा जाता है इनको। इन्होंने मजदूरों के ऊपर फोकस किया है। इन्होंने बताया कि सोसाइटी में हमेशा ही 2 क्लास विद्यमान रहती है, और जिस टाइम पीरियड पे इनका समय था उस समय भी इन्होंने 2 क्लास की बात की है, एक बुर्जुआज, दूसरा प्रोलेटरेट। उसको हम आगे धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम ग्राम्सी के बारे में पढ़ेंगे, ये भी मार्क्सिज्म से रिलेटेड एक थिंकर है, और इन्होंने ग्राम्सी के बातों को आगे और डिटेल में समझाया हुआ है। इसके बाद हम हाना अरेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक थिंकर और पढ़ेंगे हम, फ्रेंटेज फैनन। इन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस के, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद हम दूसरे चाइनीज़ फिलोसफर के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है माओ जेडोंग। इन्होंने भी बहुत कुछ बताया हुआ है। इनकी एक थ्योरी थी 1 palm and 5 finger की थ्योरी इंडिया के कंसेप्ट में, कोई भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिटेल में देखेंगे। और लास्ट वन थिंकर जो हमें यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से है वो है जॉन रॉल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे थिंकर है, जैसे कि रॉबर्ट नोजिक। उसके अलावा आप अगस्ट कॉम्टे के बारे में पढ़ते हैं, अगस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे थिंकर है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतने ही थिंकर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको हमने यूजीसी नेट के हिसाब से फोकस करना है। और पहले 5 थिंकर जो सिलेबस में है उसको मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। फर्दर जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं पार्टिकुलर थिंकर के ऊपर डिटेल लेक्चर बनाऊंगा, और आपको सारे पॉइंट्स स्लाइड्स के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश, हो सके तो दोनों भाषाओं में समझाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिल गया है पर्टिकुलर थिंकर का। ये एक तरह की डेमो क्लास है, इसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाया करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और ध्यान दीजिए वीडियोस पे और सब्जेक्ट पे भी, ये थिंकर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके काम आएंगे। तो लास्टली वेलकम करा था मैंने आपको। ये हमारा यूट्यूब चैनल है कंपटीशन गुरु चंडीगढ़, इसके ऊपर मेरी वीडियोस आएंगी जहां आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और फर्दर आगे जो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में यूनिट्स आते हैं उनके बारे में आप समझ पाओगे। थैंक यू सो मच।